दोस्तों, आज हम जो है ना साइंस के 3 चैप्टर्स, बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं ये। न्यूट्रिशंस, फैब्रिक्स, मटेरियल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और इसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। ठीक है, इसमें से हम अब आपको 50 एमसीक्यू भी मैं आज करवाऊंगा और उसके साथ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट करवाऊंगा, ताकि आपको इन 3 चैप्टर में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ, न्यूट्रिशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप फूड खाते हो, चाहे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, मक्की की रोटी सरसों का साग खाओ, चाहे साउथ इंडिया में रहो, इडली डोसा खाओ, तो आपको हर फूड में से क्या मिलता है? न्यूट्रिशंस मिलते हैं। देखो, जो फूड होता है ना, फूड के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स से हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ठीक है, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। देखो, वो क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स हो सकते हैं। ये बेसिकली करते क्या हैं? जो आपकी बॉडी का ग्रोथ होता है उसमें हेल्प करते हैं, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप कोई काम कर पाओ। ठीक है, आपकी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। और इसके अलावा न्यूट्रिशंस के अलावा भी मतलब कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स और वाटर एक फूड में होता है। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है? आपकी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। अब जो न्यूट्रिशंस है उसका अलग अलग हम समझ लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स हैं, इनका काम क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जैसे आप मतलब आलू की चीज खाते हो तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फैट्स आप जैसे मान लो कि घी है, आप घी खाओ तो उसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, मतलब एक तरह की एनर्जी ही है उसमें, बट वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स से काफी गुना ज्यादा होती है। और जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसको आप बोलते हो एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? जैसे आपकी बॉडी में ग्रोथ होनी है, जैसे मतलब बॉडी बिल्डर होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? जब जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद उनके मसल्स ब्रेक होते हैं तो वो तुरंत उसके मतलब 15 मिनट के बाद ही मतलब प्रोटीन शेक या कुछ पीते हैं। तो प्रोटीन्स क्या हेल्प करते हैं? जो उनके मसल्स वहां पे ब्रेक हो गए थे ना, तो उसको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन्स करते हैं। और उनके आप देखोगे मसल्स कितने ग्रो कर जाते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोटीन्स खाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब है विटामिन्स। विटामिन्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये आपको हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है तो लोगों ने संतरा खाना बहुत ज़्यादा कर दिया, विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो विटामिन सी है उनको डिजीज से बचा लेगा, उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे विटामिन्स हैं जो हमारे बहुत सारे मतलब जो हमारी आईज को ठीक रखते हैं, हमारे बोन्स को फिट रखते हैं, मतलब मजबूत रखते हैं, टीथ को मतलब डिके होने से बचाते हैं। तो ये सारे विटामिन का काम होता है। विटामिन होते कौन कौन से हैं? ए होता है, सी होता है, डी, ई और के होता है। और विटामिन बी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जैसे विटामिन बी 1 हो गया, बी 2 हो गया, ऐसे होते हैं मतलब विटामिन। और विटामिन, अब इनका हम रोल समझ लेते हैं। जो विटामिन हैं उनका रोल क्या है? जो विटामिन ए है ये आपकी आंखों को अच्छा रखता है, आंखों को स्वस्थ रखता है अगर आप खाओगे। विटामिन सी जैसे मैंने आपको बताया तो ये आपको डिजीज से बचाने का काम करता है। विटामिन डी क्या काम करता है? विटामिन डी आपकी बोन्स और टीथ को डिके होने से बचाता है, मतलब उनको मजबूत करता है। ऐसी विटामिन के भी है आपके पास। तो विटामिन के का और ई का काम क्या होता है? जो मतलब ब्लड जैसे वीन्स और मतलब आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, तो ये वहां पे क्लोटिंग नहीं होने देता। अगर क्लोटिंग हो जाती है तो यार मतलब ब्लड वहां से फ्लो नहीं करेगा, तो मतलब चांसेस ऑफ सर्वाइव मतलब बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए विटामिन ई और के क्या करते हैं? क्लोटिंग नहीं होने देते ब्लड की। और विटामिन बी क्या करता है? विटामिन बी भी आपको डिजीज से बचाता है। ठीक है, तो अब आगे आपको विटामिन पता लग गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता लग गए। ठीक है, प्रोटीन्स आपको पता लग गए। अब आगे मिनरल्स। मिनरल्स देखो, जैसे आप, मैं सबसे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप पानी पीते हो, पानी पीने पे देखो आपको मिनरल्स मिलते हैं उसमें, जैसे कि पानी में डिजोल्व होता है, जैसे कैल्शियम डिजोल्व है, जिंक डिजोल्व है, ठीक है, कॉपर डिजोल्व है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? ये सारे मिनरल्स हो गए। ये आपकी बॉडी को क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि देखो आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए और मेंटेन गुड हेल्थ करने के लिए भी मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये आपकी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। बट आजकल क्या होता है कि जैसे आप ओरो वाटर यूज कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा पानी को प्योरीफाई कर देता है, तो उसमें मिनरल्स भी लॉस हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी बॉडी को मतलब ग्रो नहीं कर पाती उतनी जितनी वो करनी चाहिए। एक जो फूड है ना, फूड में हर डाइट इंपॉर्टेंट है, मतलब चाहे मिनरल्स हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो। ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप विटामिन बहुत ज़्यादा ले लो,
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा ले लो, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मतलब सबका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा न्यूट्रिशंस के अलावा देखो डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं और वाटर भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। और जो डाइटरी फाइबर्स हैं इसको हम रफेज भी बोलते हैं। ये रफेज हमें बेसिकली प्लांट से मिलता है, जैसे कि आप ग्रेन्स खाओ, पल्सेस खाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, तो उससे आपको रफेज मिलता है। अब रफेज एक तरह का न्यूट्रिएंट नहीं है। न्यूट्रिएंट मैंने आपको बताया, न्यूट्रिएंट तो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन ये मिनरल नहीं है, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपकी बॉडी को ये मतलब जो आपका अननेसेसरी फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वाटर तो आपको मैंने बता ही दिया, वाटर मिनरल भी है, ठीक है, इससे आपको मिनरल्स भी मिलते हैं। अब आगे टॉप विटामिन, उनके सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे आपको विटामिन ए, आप अगर गाजर खाओगे, हरी सब्जियां खाओगे तो उससे आपको विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, विटामिन बी आपको किससे मिलता है, विटामिन बी भी आपको मतलब हरी सब्जियां खाने से, ठीक है, सोयाबीन खाने से, या मतलब जो भी मतलब इसके रिलेटेड मतलब फूड्स हैं, विटामिन बी के रिलेटेड फूड्स हैं, उसको खाने से आपको मतलब इसका मतलब जो आपकी मतलब डिजीज से बचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। विटामिन सी, जैसे आप सी भी खा लो, ऑरेंज खा लो तो विटामिन सी मिल जाएगा। विटामिन डी में का सोर्स क्या है, जैसे कि विटामिन डी आप सनलाइट से भी ले सकते हो, और अंडा खा लो, मछली खा लो, दूध पी लो तो विटामिन डी। और विटामिन ई का भी जैसे हरी सब्जियां खा लो, और मतलब बेसिकली विटामिन ई और के क्या है, विटामिन ई और के एक दूसरे के साथ इंटरलेट करते हैं, और दोनों क्या हेल्प करते थे, मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देते थे। तो ये सोर्सेज ऑफ विटामिन है, मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ से मिलते हैं। अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, जैसे आप न्यूट्रिशंस आपको लेने हैं पर डे, आपको मतलब कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस को इनटेक करना है। अगर आप एक लॉन्ग टाइम तक इनटेक ना करो न्यूट्रिशंस को, तो आपको उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मान लो कि विटामिन डी, आजकल लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर ही रहते हैं और सनलाइट को बिल्कुल भी मतलब एक्सपोज नहीं करते, मतलब अपने आप को सनलाइट में, तो क्या होता है कि उनको विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनको विटामिन डी के कारण डेफिशिएंसी हो जाती है और उनके बोन्स कमजोर होनी शुरू हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और विटामिन डी की टैबलेट्स लेते हैं। अब ये है मतलब विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या मतलब सिम्टम्स, और क्या क्या उनकी डेफिशिएंसी के कारण उनके रोग हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, ठीक है। और विटामिन बी के कारण एक मतलब रोग है जो जिसको हम बोलते हैं बेरी बेरी रोग बोलते हैं, जो कि आपकी मसल्स और आपकी एनर्जी इतनी कम कर देगा कि आपको वीकनेस ही होती रहेगी। और विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, स्कर्वी होता है, और इससे आपके मतलब जो आपको एक बार चोट लग गई तो उसको रिकवर होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स हो जाता है, जो कि आपकी बोन्स को सॉफ्ट कर देता है, और आपकी बोन्स हो भी सकता है कि बेंट हो जाए। कैल्शियम की कमी के कारण मतलब कैल्शियम की कमी के कारण आपके जो बोन्स और टीथ दोनों डिके कर सकते हैं। आयोडीन की कमी के कारण गोइटर होता है, जैसे कि नेक में एक स्वेलन सी हो जाती है, तो वो उसको हम बोलते हैं गोइटर। ये बेसिकली मतलब पहले होता था, आजकल इसकी मतलब बहुत कम होने लग गया। अब तो आयरन की क्वांटिटी हर बंदे को अवेयर हो गया कि हमको लेनी है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है, जिससे कि वीकनेस हो जाती है बॉडी में। जैसे आप गन्ने का जूस पीते हो ना, तो उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो आपको गर्मियों में वो पीना चाहिए। अब चलो एमसीक्यूज ट्राई कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव फूड, फ्रूट्स इज अ प्रोटेक्टिव फूड है। क्यों बोलते हैं इसको प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि देखो यार, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट्स में आपको मतलब बहुत सारा मतलब जैसे फ्रूट्स में आपके फाइबर्स भी मिलेंगे, प्रोटीन्स भी मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, प्रोटीन इज अ प्रोटेक्टिव फूड। तो गोइटर किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में देखो विटामिन सी खट्टा होता है, ठीक है, तो खट्टी चीजों से मिलता है आपको, जैसे कि आप ऑरेंज खाते हो तो ये मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता, बाकी सारी चीजें आपको मिल्क से मिलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन्स मैंने आपको बताया, क्योंकि वो मसल्स ब्रेक हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करने में वो हेल्प करता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, बॉडी बिल्डर लेते हैं तो इसीलिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स। विटामिन सनलाइट, which our body prepares which type of vitamin in the presence of sunlight, vitamin D। डैश इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। देखो जो आयरन है, आयरन अगर आप लोगे तो हेमोग्लोबिन की मात्रा एक प्रॉपर रहती है। अगर आप आयरन कम लेना स्टार्ट कर दो तो हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिया बीमारी हो सकती है। आर हेयर्स एंड नेल्स कंटेन्स प्रोटीन। देखो जो हेयर और नेल्स होते हैं इसमें केराटिन होता है मटेरियल, जो आपकी जो हेयर्स एंड नेल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, और ये एक टाइप का प्रोटीन होता है।
रीड द फॉलोइंग कंडीशंस अबाउट डिजीज। अभी आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। दे आर कॉज्ड बाय द जर्म्स, गलत है, नहीं यार। अगर आप न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं ले रहे हो डाइट में तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज, यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज होगा, तो डेफिशिएंसी डिजीज होगा, बिल्कुल सही। दे कैन बी पास टू अनदर कॉन्टेक्ट बाय, नहीं नहीं नहीं, कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता ये। और दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, यस, तो 2 and 4 इज द राइट आंसर। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, मैंने आपको बताया है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ब्लीडिंग गम्स, मैंने आपको बता दिया। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है। आप देखोगे कि पंजाब में देखो कॉटन कहाँ पे उगता है, ज्यादातर मानसा एरिया में, बठिंडा एरिया में कॉटन को उगाया जाता है। ठीक है, तो कॉटन का सबसे पहले तो आपने उगा दिया कॉटन को, फिर आप उसको काट के मतलब लेके आए। ठीक है, तो काट के लेके आए तो उसमें क्या होगा, कॉटन के साथ कुछ काला काला सीड्स भी होते हैं ना उसमें, तो उसको कॉटन को सीड से रिमूव करने को हम बोलते हैं गिनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो उससे हमें मतलब एक पूरा का पूरा कॉटन की मतलब बंडल मिल जाते हैं, जैसे कि ये बंदा कर रहा है। अब ये बंदा क्या कर रहा है कि ये मतलब जो उसके सीड्स हैं कॉटन के, उसको उसमें से सीड्स को अलग कर रहा है, कॉटन को अलग कर रहा है, तो उससे हमारा क्या बनता है, फाइबर बनता है। ठीक है, फाइबर क्या है, एक रॉ फॉर्म ही है, ठीक है, कॉटन की। और उससे उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एक मशीन में डालते हैं। मशीन क्या करती है, उसको जो फाइबर्स होते हैं, जैसे फाइबर क्या हो गए, सिंगल सिंगल थ्रेड से हो गए, तो उसको उसको यार्न में कन्वर्ट कर देती है, मतलब थ्रेड्स में कन्वर्ट कर देती है। और वो क्या रहते हैं, ट्विस्टेड रहते हैं एक दूसरे की फॉर्म में। अब आपने यार्न में कन्वर्ट कर दिया, अब आप उसकी या तो वीविंग कर सकते हो और या नीटिंग कर सकते हो। वीविंग को आप समझ सकते हो कि जैसे वीविंग क्या है, जैसे आपके मतलब कपड़े बनाने हैं तो वो वीविंग के थ्रू बनते हैं। और जो नीटिंग होती है, जैसे कि आपने एक कोटी बनाते हो तो आप क्या करते हो नीटिंग में, एक मतलब सिंगल टाइप ऑफ थ्रेड को यूज करके, जैसे आपकी मम्मी यूज करती होगी कि मतलब एक ही ऊन को यूज करके उसने आपके के लिए कोटी बना दी। बट वीविंग में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स यूज हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यार्न यूज होते हैं। तो ये इससे आपका क्या बनता है, मतलब जो भी क्लॉथ बनते हैं उसको हम बोलते हैं फैब्रिक्स। तो ये आपको समझ आ गया। सबसे पहले हमने कॉटन रोल लिया, ठीक है, उसमें से सीड्स को रिमूव कर दिया, जिसको हम बोलते हैं गिनिंग प्रोसेस। तो वो एक मतलब प्योर फॉर्म आ गया कॉटन का, जिसमें से सीड्स रिमूव हो गए हैं। और उस सीड्स को हम क्या कहाँ पे यूज करते हैं, ऑयल्स में यूज करते हैं। और हम उसको यूज करते हैं मतलब जो आपकी मेडिसिन में भी उसको हम यूज करते हैं। तो वहां पे रो कॉटन आ गया, जो कि अनट्विस्टेड रो यार्न है। ठीक है, तो उसको आप क्या ट्विस्ट कर करके उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर देते हो, फिर उन थ्रेड्स को यूज करते हो एक फैब्रिक, मतलब एक क्लॉथ बनाने के लिए। तो ये तो था आपको मतलब बेसिक टर्म्स। अब समझ लेते हैं फाइबर्स आपको ऑब्टेन कहाँ से होते हैं। दो सोर्सेज हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं और मैनमेड फाइबर्स हैं। जैसे नेचुरल फाइबर्स में प्लांट से आपको क्या मिलता है, कॉटन मिलता है, फ्लेक्स मिलता है, जूट मिलता है। और एनिमल से आपको क्या मिलता है, वूल मिलता है, सिल्क मिलता है। ठीक है, और मैनमेड फाइबर्स क्या है, मैनमेड फाइबर्स वो होते हैं जो कि आप मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस करके जो बनाओगे, तो आप कॉटन, वुड, सिल्क, सभी इन्हीं को नेचुरल फाइबर्स को यूज करके, बट इनको आपस में कंबाइन करते हो केमिकल रिएक्शन से, तो आप बनाते हो नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीइथाइलिन। ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं मैनमेड फाइबर्स। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। जो वो वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, उसमें थोड़ा सा मैंने आपको एडवांस चीजें बताई थी, लेकिन इसमें मैं आपको सारी बेसिक टर्म्स भी समझा देता हूँ, ताकि आपको मतलब क्वेश्चन आए तो आपको पता हो। ठीक है, चलो अब हम न्यूमेरिकल इसके डिस्कस करते हैं। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि आप मतलब आप शीप जो होती है, भेड़ होती है, ठीक है, तो भेड़ में क्या होता है, भेड़ में जो उसकी स्किन होती है ना, तो उसकी स्किन को आप रिमूव कर लेते हो। ठीक है, उसको आप बोलते हो मतलब उसकी स्किन के साथ थोड़ा सा मतलब जो बाल होते हैं उसके, और थोड़ी सी स्किन होती है ऊपर वाली, उसको आप रिमूव करते हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शेयरिंग प्रोसेस। ये आप कहाँ पे यूज करते हो, जो आपके मतलब वूल बनाने के लिए आप उसको यूज करते हो, और वहीं से आप मतलब उस वूल को यूज करके आप मतलब कोटियां कोटियां बनाते हो। ठीक है, तो वो किससे बना होता है, वो प्रोटीन से बना होता है। जो फाइबर्स आप वहां से मतलब ऑब्टेन करते हो एनिमल से, ये एक एग्जाम्पल था। उसमें क्या होता है, वो उसमें प्रोटीन्स होते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग थ्रेड्स इज नोन एज स्पिनिंग। मैंने आपको बताया जो आपका रॉ कॉटन होता है, ठीक है, रॉ कॉटन से आप क्या करते हो, अनट्विस्टेड थ्रेड्स होते हैं उसमें, और उसमें आप क्या करते हो, उसको ट्विस्ट कर करके, एक सिंगल को आपस में ट्विस्ट कर करके, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सिंगल थे, तो इनको आप सभी को यूज करो, इनको ट्विस्ट करते रहो, तो एक आपके पास क्या बन जाएगा, थ्रेड बन जाएगा। मतलब जो बिल्कुल ही बारीक होता है इसको तो बोलते हैं कॉटन। ठीक है, रॉ फॉर्म में है, और जो इसको ट्विस्ट करके बनता है उसको हम बोलते हैं यार्न और थ्रेड। ठीक है, तो वो किससे बनता है, वो स्पिनिंग से बनता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट जो मैंने बताया था आपको, फाइबर को अगर यार्न में कन्वर्ट करना है, यार्न बेसिकली बोलते हैं थ्रेड्स को, वो किससे बनता है, स्पिनिंग से बनता है।
चलो नेक्स्ट, वीविंग इज डन ऑन डिवाइस कॉल्ड लूम्स। देखो वीविंग जो होती है ना, वीविंग मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हैं, ठीक है, ये और ये। अगर आप इनको यूज करके, मतलब इनको आप लूम्स क्या होती है, मतलब एक मशीन होती है, जो मशीन क्या करती है, इसमें से एक थ्रेड आता है, इधर से एक थ्रेड आता है, तो आप इसको ऐसे ऐसे कर करके मतलब एक पूरा का पूरा क्लॉथ बना देते हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मतलब वीविंग इज डन ऑन द लूम्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन, मैंने बताया आपको गिनिंग बोलते हैं। वेयर वाज सिल्क फर्स्ट प्रोड्यूस इन 3000 बीसी, चाइना में प्रोड्यूस हुआ था। प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सिल्क वॉर्म्स ऑन मलबेरी ट्रीज टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम देम, देखो आप क्या करते हो, जो मलबेरी ट्रीज हैं इससे आपको सिल्क मिलता है, ठीक है, तो आप सिल्क वॉर्म्स को वहां पे बिठा देते हो, वो क्या करते हैं वहां, वो इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो उसकी रॉ फॉर्म है उसको सिल्क में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीरीकल्चर। पश्मीना वूल इज obtained फ्रॉम गोट से। और व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग? शेयरिंग मैंने आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल। शीप की जो उसकी बॉडी है उसमें से आप मतलब उसकी थोड़े से बाल को रिमूव करते हो, और साथ में उसकी थोड़ी सी स्किन भी चली जाती है, और ये समर में करते हो। समर में इसलिए करते हो कि यार उसको ज्यादा ठंड ना लगे, यही बाल तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं विंटर से। विच फाइबर इज obtained फ्रॉम फ्लेक्स सीड्स? लिनन, जो आपके कपड़े पहनते हो लिनन, वो फ्लेक्स सीड से ऑब्टेन होते हैं। विच ऑफ दीज फाइबर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? जो कि नॉन, जो साइंथेटिक फाइबर्स होते हैं, साइंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? मैनमेड फाइबर्स, वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस हुई होती है जो उसको डिके होने में, मतलब उसको डिके नहीं होने देती, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो। नाइलॉन इज अ मैनमेड फाइबर। द थिनर स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स और कॉल्ड एज फाइबर्स। देखो जो थिनर स्ट्रैंड्स हैं, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या था, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो देखो ये फाइबर से, ये क्या थे? थिनर स्ट्रैंड से, थिनर मतलब सिंगल सिंगल थे, रॉ फॉर्म था कॉटन का, और उसको आप यूज करके मतलब ज्वान बनाते हो। तो थिनर स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड और कॉल्ड एज फाइबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? नेचुरल फाइबर कौन से थे? साइंथेटिक फाइबर, मतलब जो साइंथेटिक फाइबर ना हो, मतलब जो कि मतलब जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हुआ हो। तो नॉट अ नेचुरल फाइबर, कॉटन भी नेचुरल फाइबर, जूट भी नेचुरल फाइबर, वूल भी नेचुरल फाइबर है, ठीक है, तो नाइलॉन इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइंथेटिक फाइबर? देखो सिल्क आपको कहाँ से मिलता था? प्लांट से। वहां पे आप क्या करते थे? सिल्क वॉर्म बिठा देते थे वहां पे, तो वो इसको कन्वर्ट करता था सिल्क में, तो इज अ नेचुरल फाइबर। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर कॉल्ड एज, कॉटन बॉल्स के रूप में आपको मिलता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, जो कॉटन है आपको रॉ फॉर्म में कॉटन बॉल्स के रूप में मिलती है, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट करते हो गिनिंग प्रोसेस के साथ, उसमें से आप सीड्स रिमूव कर देते हो, तो आपके पास रॉ कॉटन रह जाता है, जो कि थिनर स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स होता है। फिर आप उसको उसकी स्पिनिंग करते हो, तो उसको यार्न में कन्वर्ट कर देते हो। फिर उसको आप मतलब नीटिंग, और उसका मतलब नीटिंग कर दो या वीविंग कर दो, तो वो फैब्रिक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एक कपड़ा बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनिमल नेचुरल फाइबर? वूल इज अ एनिमल नेचुरल फाइबर। जो कॉटन, जूट और फ्लेक्स हैं, ये आपको सारे प्लांट से मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग इज नोन एज गिनिंग। जैसे कि मैं वो बंदा कर रहा था, ठीक है, एक मतलब उसको मतलब जो उसके कॉटन थे, कॉटन के साथ सीड्स थे, तो कॉटन को अलग कर रहा था और सीड्स को अलग कर रहा था, उसको हम बोलते थे गिनिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ज्यूट फाइबर इज obtained फ्रॉम डैश ऑफ द प्लांट, जो स्टेम मतलब उसका जो जड़ होती है, उससे हमको मतलब जूट मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट ग्रो जूट? जो जूट होता है ना, वो आपको नॉर्थ ईस्ट के रीजन के नियर अबाउट मिलता है। तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन के नियर अबाउट कौन सा है? असम है, वेस्ट बंगाल है और बिहार है, ठीक है, तो बिहार भी मतलब उसी रीजन में आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है, लेकिन बिहार उस रीजन में कवर हो जाता है। और वेस्ट बंगाल में तो आपको पता ही है कि जो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में आजकल ज्यादा जूट ग्रो हो रहा है। पहले वो इंडिया में ही था, तो इंडिया में मतलब पूरा वेस्ट बंगाल में था, तो वेस्ट बंगाल में वो बहुत ज्यादा मात्रा में जूट ग्रो होता था, तो राजस्थान में नहीं होता। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक? जो साड़ी, धोती, लुंगी है, इसको आपको स्टिच करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, ठीक है, बट ट्राउजर को स्टिच करने की जरूरत होती है, तो डी इज द राइट आंसर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लस्ट्रस मटेरियल? अब मटेरियल्स के ऊपर क्वेश्चंस आ गए। कॉपर बोलते हैं तांबे को, आप तांबा का बर्तन आप सभी ने देखा होगा, उसमें आप पानी पीते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो उसकी शाइनिंग होती है, तो वो लस्ट्रस मटेरियल कौन सा? कॉपर है। जबकि वुड, प्लास्टिक, चौक क्या है? नॉन लस्ट्रस मटेरियल है। मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और कॉल्ड एज हार्ड मटेरियल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर? सोडस्ट। जैसे आप मतलब लकड़ी का बरूदा होता है, तो वो पानी में आप सोल्यूबल नहीं होता, वो नहीं घुलता उसमें।
As you cannot see through objects made from material, such materials are called opaque material. opaque देखो आपको तीनों में बता देता हूँ कौन कौन से। ट्रांसपेरेंट जिसको आप देख सको, मतलब जिसमें से आप क्लियरली देख सको। opaque materials कौन से होते हैं, जैसे कि ये वाला मटेरियल हो गया, ठीक है। opaque materials बटर पेपर का एग्जांपल दिया मैंने आपको। ये बटर पेपर क्या होता है, मतलब भी इसमें देखो आप नीचे का हाथ आपको मतलब क्लियरली नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ तो आपको मतलब उसमें से धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो वो उसको बोलते हैं ट्रांसलुकेंट, ठीक है। और ओपेक कौन से होते हैं, जिसमें से बिल्कुल भी ना दिखे, जैसे कि ब्लैक ब्लैक पेपर ले लो, या फिर आप मतलब कोई काला कपड़ा रख दो तो उसमें से आपको अंदर की चीजें नहीं दिखेंगी, तो वो ओपेक हो गया। ट्रांसपेरेंट जिसमें सारा कुछ दिख जाए, ओपेक जिसमें बिल्कुल ना दिखे, ट्रांसलूसेंट जिसमें कि आपको मतलब धुंधला धुंधला दिखे। मटेरियल विच डज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इनटू वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल, ठीक है। बटर पेपर इज अ ट्रांसलूसेंट, मैंने आपको बता दिया। ए लिक्विड विच कंटेन द डिसॉल्व मटेरियल इज नोन एज सॉल्वेंट, क्योंकि देखो जो एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। जो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें मतलब सोल्यूट खुलता है, उसको आप बोलते हो सॉल्वेंट, तो जिसमें वो खुल रहा है उसको आप बोल रहे हो सॉल्वेंट। फाइंड द ओड वन, देखो शुगर साल्ट वाटर क्या है, सोल्यूबल है, सैंड सोल्यूबल नहीं है, तो डी। फाइंड द ओड वन, जैस्मिन रोज लिली क्या है, फ्लावर्स हैं। पोटैटो क्या है, आपका एक तरह का फूड आइटम है, तो पोटैटो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फ्लोट ऑन वाटर, जो ड्राई लीव्स है, देखो आयरन स्टोन स्टील है, ये भारी होते हैं, पानी में डूब जाएंगे, ड्राई लीव्स तैरते रहेंगे। चलो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है यार। तो अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको कि आपको इस बार कोई मतलब डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। चलो उसको पढ़ो और खुश रहो, थैंक यू।